हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज 31। इससे पहले दोस्तों हमने 30 तक की सीरीज देखे थे और 31 मतलब 930 तक के प्रश्न भी देख चुके थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 931 से लेकर के 955 तक के प्रश्न। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन है जिसे वीर रस का कवि माना जाता है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कवि है जिसे वीर रस का कवि माना जाता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, शिवमंगल सिंह सुमन, श्याम नारायण पांडे। तो बताइए इनमें से कौन सा कवि है जिसे वीर रस का कवि माना जाता है। सही उत्तर है श्याम नारायण पांडे। किसे माना जाता है? श्याम नारायण पांडे जी को। ऑप्शन द। फिर प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना हिंदी में राम काव्य का अत्यंत लोकप्रिय प्रबंध काव्य बनी है। प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना हिंदी में राम काव्य का अत्यंत लोकप्रिय प्रबंध काव्य बनी है। ऑप्शंस के तौर पे दिए हुए हैं, भारत भारती, साकेत, मंगल घट या फिर पंचवटी। तो बताएं कौन सा होगा? साकेत। ऑप्शन बा, साकेत। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य के लिए किसे मिला? ऑप्शंस के तौर पे हैं, महादेवी वर्मा, अज्ञे, दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। तो प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य के लिए मिला था सुमित्रानंदन पंत को। ऑप्शन द। प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार का परख उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था। 1929 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1936 ईस्वी या फिर 1930 ईस्वी। कब प्रकाशित हुआ था? 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी। ऑप्शन आ। प्रश्न है, हिंदी साहित्य का कथा सम्राट किसे कहा गया है। ऑप्शन है, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, यशपाल। हिंदी साहित्य का कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो इनमें से बताना है हिंदी साहित्य का कथा सम्राट किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन आ, प्रेमचंद्र जी को हिंदी साहित्य का कथा सम्राट कहा जाता है। प्रश्न है, सदाचार का ताबीज किस साहित्यकार की रचना है। ज्ञान चतुर्वेदी, रविंद्रनाथ त्यागी, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई। किसका है? हरिशंकर परसाई का सदाचार का ताबीज। प्रश्न है, किस कथाकार की पत्नी ने भी कहानियां लिखी हैं। ऐसा कौन सा कथाकार है निम्न ऑप्शंस में से जिसकी पत्नी ने भी कहानियां लिखी हैं। अमरकांत, भैरव प्रसाद गुप्त, प्रेमचंद या फिर मार्कंडे। तो प्रेमचंद्र जी की पत्नी ने भी कहानियां लिखी हैं। अगला प्रश्न है, सन 1862 में राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत की किस कृति का अनुवाद करके हिंदी प्रेमियों को आकर्षित किया। 1862 में राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत की किस कृति का अनुवाद करके हिंदी प्रेमियों को आकर्षित किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन के तौर पे हैं, माल विकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम और ऑप्शंस कुछ हैं। तो इनमें से जो सही उत्तर है वह है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतल इसका अनुवाद किया था। ऑप्शन बा, अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद 1862 में राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत की जो कृति है अभिज्ञान शाकुंतल उसका अनुवाद करके हिंदी प्रेमियों को आकर्षित किया था। ऑप्शन बा यहाँ पे सही है, अभिज्ञान शाकुंतल। प्रश्न है, चर्चित निबंध होली की ठिठोली का
अप्रैल फूल किसने लिखा? होली की ठिठोली का अप्रैल फूल किसने लिखा? निम्न ऑप्शंस में से भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो बताएं किसने लिखा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन ड, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा। प्रश्न है, शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की पुस्तक है? शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की पुस्तक है? ऑप्शन है यात्राव्रत, प्रबंध काव्य, उपन्यास, आलोचनात्मक। तो शुद्ध कविता की खोज आलोचनात्मक प्रकार की पुस्तक है, ऑप्शन ड। प्रश्न है, हे प्रभो अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना किसने लिखी है? राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, रामेश्वर शुक्ल अंचल या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इनमें से किसने लिखी है हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना? राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन आ। प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनमें से किस रचना का अनुवाद नहीं किया है? रघुवंश, कुमार संभव, मृणमयी, वेणी संहार। तो निम्न में से किस रचना का अनुवाद उन्होंने नहीं किया है? तो जिसका नहीं किया है वह है मृणमयी, ऑप्शन सा, मृणमयी रचना का उन्होंने अनुवाद नहीं किया। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर बनारस। फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर बनारस। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में, ऑप्शन आ। प्रश्न है, बरवय रामायण में कितने कांड हैं? 5, 4, 7 या फिर 3 कांड? कितने कांड हैं? बरवय रामायण में 7 कांड हैं, ऑप्शन सा। प्रश्न है, काका कालेलकर का पूरा नाम क्या था? बालाजीराव कालेलकर, बालकृष्ण दत्तात्रेय कालेलकर, बालमुकुंद कालेलकर या फिर दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। तो काका कालेलकर का पूरा नाम क्या था? दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, ऑप्शन दा, दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अश्क का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, लाहौर, जालंधर या फिर लखनऊ। तो उपेंद्र नाथ अश्क जी का जन्म हुआ था जालंधर में, ऑप्शन सा, जालंधर। प्रश्न है, जिस नूतन काव्यधारा को मुकुटधर पांडे ने छायावाद कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे क्या नाम दिया था? जिस नूतन काव्यधारा को मुकुटधर पांडे ने छायावाद कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे क्या नाम दिया? स्वच्छंदतावाद, नव्य काव्यधारा, रहस्यवाद या फिर छायावाद। तो रामचंद्र शुक्ल ने उसे स्वच्छंदतावाद कहा, ऑप्शन आ, स्वच्छंदतावाद। प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की पुस्तक कुछ नीति कुछ राजनीति में किस प्रकार की रचनाएं हैं? कुछ नीति कुछ राजनीति में किस प्रकार की रचनाएं हैं? संस्मरण, कविताएं, कहानियां या फिर भाषणों का संग्रह। तो उसमें है भाषणों का संग्रह, ऑप्शन ड। प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार का प्रारंभिक नाम क्या था? आनंदीलाल, अंतर्यामी, आनंद, अनंत, अनंत प्रसाद। आनंदीलाल, अंतर्यामी, आनंद या फिर अनंत प्रसाद उनके बचपन का नाम, मतलब प्रारंभिक नाम क्या था? तो सही उत्तर है ऑप्शन आ, आनंदीलाल। प्रश्न है, साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई ही नहीं बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है, यह धारणा किसकी है? ऑप्शंस के तौर पे दिए हुए हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी, पुरुषोत्तम दास टंडन, प्रेमचंद, मदन मोहन मालवीय। तो इनमें से यह धारणा किसकी है?
प्रेमचंद्र जी की। ऑप्शन सा, यह धारणा है प्रेमचंद्र जी की। प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने किस नाम से आज में राष्ट्रीय कहानियां लिखी थी? ऑप्शंस के तौर पे है पांडे बेचन शर्मा उग्र, अष्टावक्र, गालिब उग्र या फिर उग्र। तो किस नाम से उन्होंने लिखी थी? अष्टावक्र के नाम से। किस नाम से? अष्टावक्र के नाम से। ऑप्शन बा यहां पे सही है। प्रश्न है, द्विवेदी जी पंडित हैं पर ठूंठ पंडित नहीं, सरस और गतिशील पंडित हैं, यह कथन किसके लिए कहा गया है? ऑप्शंस दिया हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए, हरिहर प्रसाद द्विवेदी के लिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर किसी के लिए नहीं। तो बताएं यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो यह कथन कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लिए। अगला प्रश्न है, काबा और करबला किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन? तो यह रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की, काबा और करबला। मधुशाला किस विधा की रचना है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या फिर कविता है? तो यहां पे दिया हुआ है ऑप्शन उपन्यास, कहानी और दो ऑप्शंस देख लेते हैं, कविता और नाटक। तो मधुशाला कविता विधा की रचना है। प्रश्न है, तीसरी कसम फिल्म की कहानी इनमें से किस लेखक ने लिखी थी? ऑप्शन है अमृतलाल नागर, फणीश्वर नाथ रेणु, भगवती शरण वर्मा या फिर राही मासूम रजा। तो इनमें से किसने लिखी थी तीसरी कसम फिल्म की कहानी? तो सही उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन बा, फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी थी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। कोई सुझाव, कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव, अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।